आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं और मेरे जैसी करोड़ों बेटियां हैं, भारत की बेटियां हैं, उस भारत की बेटियां जिसे भारत नहीं भारत मां कहा जाता है। और आज इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, दुख और चिंता के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासतौर से नाबालिग बेटियों के लिए भारत अब सुरक्षित नहीं रहा है। मुझे मालूम है बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी कि अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा है कि वो भारत जिसे भारत माता कहा जाता है, वो भारत अब बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। इस बात को कहने के लिए एक नहीं अनेकों बिहार कुशासन काल चल रहा है। बिहार में कुशासन काल, शुरुआत बिहार से करूंगी, आऊंगी हिंदुस्तान की भाजपा की डबल इंजन की सरकारों के पूरी तरह से बेनकाब करूंगी। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े, तथ्य, सबूतों के साथ आई हूं, संसद में दिए जानकारी के लेकर आई हूं। 25 मई को मुजफ्फरपुर जिले के अंदर 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते, मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई हैं। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं। और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में शिफ्ट करने में देरी क्यों ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार का दौरा है। उस दौरे के चलते उस बच्ची को समय रहते पटना शिफ्ट नहीं किया गया। इंतजार किया गया कि प्रधानमंत्री जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी चले जाएं, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। और शिफ्ट भी क्या, 4 घंटे वो नाबालिग, बलात्कार की पीड़ित घायल बच्ची एम्बुलेंस में इंतजार करती रही। और उसका इंतजार जब तक खत्म होता, वो अपनी सांसें खत्म कर चुकी थी। वो बच्ची ने कल दम तोड़ दिया। और ये एक घटना नहीं है, मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन, 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश। बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार। और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले, मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। अपराध रुक क्यों नहीं रहा है, किसको रोकना है? बच्ची को जब समय पर इलाज मिलता अस्पताल में तो बच्ची की जान सांसें बच सकती थी, पर इलाज समय से नहीं मिलने का दोषी कौन है, उसे क्या सजा है? आज हम उसकी भी सजा की मांग करते हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका कुशासन काल चल रहा है। जवाबदेही आपकी है, जवाबदेही आपके स्वास्थ्य मंत्री की है, जवाबदेही अस्पताल के सुप्रीडेंट की है, जवाबदेही उस पुलिस थानों की है जो इन अपराधियों में
मामले तो दर्ज दबाव में करते हैं पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। सच्चाई लेकर आई हूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, बेनकाब करूंगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। 18,000 मामले 2022 में, 18,000 मामले नहीं है, बेटियां हैं हमारी। 8,517 हमारी मासूम बेटियां हैं, बलात्कार की शिकार हैं। ये भारत में तभी कह रही हूं सुरक्षित नहीं रहा, और ये कहते हुए मुझे फक्र नहीं शर्म आ रही है। और मुझे मालूम है मेरे भारत की छवि देश और विदेश के अंदर बेटी और महिलाओं को लेकर पर्यटन के लिए आती हैं हमारी बेटियां, हमारे देश को में लोग आते हैं। मुझे मालूम है इससे फर्क बहुत लोगों को पड़ने वाला है, लेकिन हम समाज का जो झूठा मान और सम्मान है, हाँ, कि चुप रहिए। क्या होगा उससे अगर बोलेंगे? आप बोलेंगे तो बदनामी होगी। बदनामी के डर से समाज नहीं बोलने देता, परिवार को चुप कर दिया जाता है। लेकिन आज ये आंकड़े बोल रहे हैं 18,000 बेटियों में कन्विक्ट जो है कितने हुए? 5,000 कन्विक्ट होते हैं। छोड़े कितने गए 22 में? 12,000 लोग छोड़ दिए गए, बरी कर दिए गए। 2021 में 11,000 ट्रायल होते हैं, कन्विक्ट 3,000 से ऊपर लोग होते हैं, बरी 7,000 से ऊपर। 2020 ट्रायल 9,000 से ऊपर, कन्विक्ट 3,000, बरी 5,000 से ऊपर। 2019 ट्रायल 16,000 मामलों में, ये बेटियां हैं, 16,000 मामलों में कन्विक्ट 4,000 होते हैं से ऊपर, बरी 10,000 से ऊपर। यानी कि जितना कन्विक्शन नहीं है उतना बरी है। कन्विक्ट होने के बाद सजा है। आजादी 1947 के बाद 2025 तक अगर आप कहेंगे बलात्कार और हत्या के बाद कितनी फांसियां हुई? मात्र 5 फांसियां हुई। आजादी से लेकर अब तक मात्र 5 फांसियां। एक धनंजय चटर्जी का मामला था धनंजय का, उसमें फांसी उसको हुई। उसके बाद निर्भया में 4 को अभी फांसी होती है, तो कुल 5 में। कानून तो कहता है कि रेप में, नाबालिग बेटियों के रेप के मामलों में जो है वो फांसी बनती है। फांसी होती क्यों नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। राजस्थान टॉप तो यूपी दूसरे नंबर पर। देश भर में 2022 में रेप के 31,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा राजस्थान में। भाजपा की डबल इंजन की सरकार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है नंबर 1 पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार राजस्थान खड़ी है। नंबर 2 पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश खड़ी है, बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, जघन्य अपराधों में। मध्य प्रदेश भाजपा की डबल इंजन की सरकार तीसरे नंबर पे। महाराष्ट्र भाजपा की डबल इंजन की सरकार चौथे नंबर पे खड़ी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार हरियाणा में 5वें नंबर पे खड़ी है। और भाजपा की उड़ीसा में सरकार, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है महिलाओं के साथ जघन्य अपराध में टॉप 6 राज्यों में आपके भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खड़ी हुई हैं। सख्त कानूनों के बाद सजाएं नहीं है। पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है इस देश का। यह चेतावनी है, यह देश की बेटियों को भी मैं कहूंगी, यह चेतावनी, यह अलर्ट है, क्योंकि देश की सरकार ने पूरी तरह से हथियार डाल दिए हैं अपराधियों के सामने उन्हें बचाने के लिए। प्रज्वल रेवन्ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगे थे, इसके लिए आपने, कर्नाटक में हमारी सरकार है, मात्र इसी वजह से ये आदमी आज जो आपका चहेता था, जिसके लिए वोट मांगे थे, आज हमारी सरकार ना होती तो प्रज्वल रेवन्ना भी आजाद घूम रहा होता। मुजफ्फरपुर की बेटी की बात है। 2018 में मुजफ्फरपुर में ही बालिका गृह कांड हुआ था। बालिका गृह कांड आपको याद होगा, बिहार के मुजफ्फरपुर में 2018 का मामला। 18 से अभी तक चला, 2000 अभी पता लगता है कि 2025 इसी साल के जनवरी में सबको बरी कर दिया गया है। और उसको सजा क्या मिली थी? इनको उम्र कैद की सजा मिली थी, मिलनी फांसी थी। लेकिन बिहार की डबल इंजन की सरकार का मन पसीजता है और फांसी नहीं, उम्र कैद। और आज पता लगता है उम्र कैद की सजा मुजफ्फरपुर में, ये जिसका मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर था, उसे और 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बरी क्यों किया गया? पता लगता है कि पुलिस ने सबूतों को जुटाने में, सबूतों को कोर्ट में पेश करने में कोताही बरती, जिसका फायदा
अपराधियों को मिला और ये 10 के 10 मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी जो हैं, जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, वो बाइज्जत बरी कर दिए गए। और ऐसा नहीं कि बलात्कार नहीं हुआ था उस कांड में, जहां पर बेटियां अपने आप को सबसे ज्यादा, क्योंकि सरकारी घर था, वो सरकार के अधीन थे, वो बालिका सुधार गृह, वहां पर ये होता है। और ब्रजेश ठाकुर जो है अपने सभी लोगों के साथ आज उन्हें भाजपा जाएगी, लड्डू खिलाए, हार डाले, क्योंकि यही इनका काम है। और ये मैं फिर भारत में कह रही हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग और प्रदेश महिला आयोग भाजपा की सिर्फ कठपुतलियां बनकर रह गई हैं। ये भी एक बड़ा कारण है। वन स्टॉप सेंटर्स के नाम पर बहुत कुछ बड़े बड़े दावे हुए थे, आज वो पूरा बिहार हो या देश में वो वन स्टॉप सेंटर देखने को नहीं मिलते हैं। ये बेहद चिंता का विषय हो चुका है। मैं बार बार कह रही हूं और पूरी जिम्मेदारी को लेकर कहती हूं कि भारत, जिसे भारत मां कहा जाता है, उस भारत में बेटियां अब सुरक्षित नहीं रही हैं। मुझे मालूम है आज मैं यहां से जो बात कर रही हूं या अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ अभी बात करेंगे तो पूरा देश और विश्व लाइव सुनता है, हमें भी लाइव सुन रहे होंगे। इसलिए शायद भारत की छवि, भारत की झूठी शान, भारत बेटियों के लिए सुरक्षित है, भारत में कोई अपराध नहीं है, ये अगर मैं कहूंगी तो मैं अपनी उन लाखों बेटियों के साथ धोखा और अन्याय करूंगी जो आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें न्याय नहीं है। बिहार में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि देश में मात्र 410 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद जो अदालतें हैं, 410 अदालतें हैं। और मामले कितने हैं? मामले लाखों में हैं। और बिहार में पता लगता है कि अगर उन मामलों की सुनवाई भी शुरू करें फास्ट ट्रैक कोर्ट में, पोक्सो अदालतों में, 28 साल लगेंगे उस बेटी को न्याय दिलाने में। 28 साल। दिल्ली में 27 साल लगेंगे, जो दिल्ली की फास्ट ट्रैक और पोक्सो हमारी अदालतों में केस चल रहे हैं। ये मैं नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि जिस तरह की सुविधाएं हैं, जिस तरह की ट्रायल है, जिस तरह की जो है हमारी सिस्टम व्यवस्था है, 27 साल। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बेटी को बलात्कार और हत्या के बाद उसके परिवार को न्याय के लिए 22 साल लगेंगे। पश्चिम बंगाल में 25 साल लगेंगे और अरुणाचल प्रदेश छोटे जैसे राज्य में भी 30-30 साल लगेंगे। ये मजाक नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के नाम पर हमारे पास मात्र आज भी 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये स्पेशल कोर्ट्स महिलाओं के लिए बनाई गई, बलात्कार, जघन्य अपराधों में हत्या के लिए बनाई गई हैं। और ये सच्चाई आज देश को शर्मसार करने वाली है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन में आज की डेट में अभी के आंकड़े 2,43,000 मामले पेंडिंग है। ये पेंडिंग है और इनमें कन्विक्शन 3% है, मात्र 3% है। और फांसी तो आपको मैंने कहा आजादी से लेकर अब तक 5 को हुई है। ये सरकार पूरी तरह से बेटियों के साथ नहीं खड़ी है, न्याय के लिए नहीं खड़ी है, ये अपराधियों और दोषियों के साथ पूरी खड़ी है। सिर्फ ये एकमात्र कारण है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है और अपराधियों के जो हौसले बढ़ रहे हैं। 2023 को लेकर आंकड़े सामने आए हैं जो बताते हैं कि मात्र 2023 में 2,67,000 मामले और नए दर्ज हुए हैं। यानी कि हर साल लाखों मामले दर्ज हो रहे हैं और करोड़ों मामले पेंडिंग पड़े हैं। बिहार सबसे बड़ा, क्योंकि चुनावी राज्य, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सब भाजपा के बड़े नेताओं का वही आना जाना है। आप भी कहेंगे बिहार ही क्यों, दूसरे राज्य भी हैं, बिल्कुल भाजपा के डबल इंजन शासित राज्यों के मैंने नाम लिए हैं, बिल्कुल नाम लिए हैं। वहां क्यों नहीं हम ज्यादा उस मुद्दे को उठाते? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं, भाजपा के नेता वहां नहीं जा रहे हैं। उन्हें अगर हमें घेरना है, सवालों के कटघरे में खड़ा करना है, उन्हें हमें शर्मिंदा करना है, तो वो बिहार की धरती, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, कुशासन काल नीतीश कुमार जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वही जवाबदेही पूछेगी। पहचान वाले ही दुष्कर्मी हैं। ये बताते हैं कि 2022 में 31,000 मामले अगर दर्ज हुए तो उसमें से 31,000 में 30,000 मामले जान पहचान के लोगों ने किए हैं। तो यानी कि साफ होता है कि अपराधी को ढूंढना, खोजना, पकड़ना, सजाएं देना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अपराधी अनजान नहीं है, अपराधी छुपा नहीं हुआ, अपराधी उसी समाज, उसी घर, उसी परिवार में रहता है, उसी सिस्टम में रहता है। और वो पूरा समाज, सरकार,
सिस्टम उसे बचाने में लगता है। परिवार का कोई सदस्य अगर हम मामले करते हैं तो उसमें आप देखिए, दोस्त जान पहचान वाले 14,000 हैं, पारिवारिक दोस्त और पड़ोसी 13,000 के मामले 31 में, और परिवार के ही सदस्य 2,000 हैं। क्यों फांसियां नहीं हो रही हैं? परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार से ज्यादा भरोसा तो बच्चियां किसी पर नहीं कर सकती हैं। और मैं फिर कह रही हूं, ये मामला बहुत गंभीर हो रहा है। मैं देश को कहूंगी, ये चेतावनी है। निकलिए बाहर और सुरक्षित कर लीजिए अपनी मासूम नाबालिग बेटियों को, क्योंकि सरकार नपुंसक हो चुकी है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुकी है। सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। सरकार खोखले झूठे नारे देकर आपको गुमराह कर रही है। बेटी बचाओ। हमारा देश के प्रधानमंत्री जी से एक ही सवाल है, मोदी जी मन की बात आप करते हैं, महिलाओं पर हो रही देश में दरिंदगी की बात कब करेंगे? इन दरिंदगी की शिकार बेटियां जिन्हें समय पर इलाज बिहार में नहीं मिला, उन्हें कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? जिन्हें थानों में पुलिस आपकी फेल हो रही है अदालतों में सबूत पेश करने में, और अपराधी एक के बाद एक बरी हो रहे हैं। तो ये चेतावनी है, ये गंभीर स्थिति बन चुकी है। और मुझे लगता है एक होता है ना रेड अलर्ट, आपातकाल, ये बिल्कुल वही है हमारे देश की बेटियों के लिए, और उस देश में जिस भारत को हम भारत माता कहते हैं। ये दुख और चिंता की बात है। मैं अब अपनी साथी गरिमा जी को कहूंगी, वो अपनी बात को रखें। बहुत धन्यवाद अलका जी। नमस्कार, मैं गरिमा मेहरा दसौनी, चार धामों की पावन भूमि देवभूमि उत्तराखंड से सर्वप्रथम तो आप सबका मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करती हूँ। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रेस वार्ता में आप लोग बड़ी संख्या में आए, अपना बहुमूल्य समय इस प्रेस वार्ता के लिए निकाला, उसका आपको हृदय से आभार, धन्यवाद। मैं यहाँ आपके समक्ष आई हूँ एक ऐसा हत्याकांड 2022 में जिसने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि समूचे देश को झकझोर दिया था। एक भावुक करने वाला वो पल था, आप सब विदित होंगे, अंकिता भंडारी हत्याकांड से। 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोअर कोर्ट कोटद्वार ने अपना फैसला सुनाया। 2 साल 9 महीने चलने वाली सुनवाई का फैसला आया, जिसमें मुख्य आरोपी और उसके साथ 2 सह आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास के साथ साथ मुख्य आरोपी को 72,000 और दोनों सह अभियुक्तों को 62,000 की पेनल्टी पड़ी है। न्यायालय का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेसमैन न्यायपालिका को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया है संविधान ने, और संविधान का अवमानना या अपमान करने की तो हम सोच भी नहीं सकते। तो न्यायपालिका का ये जो फैसला आया है वो शर्मा थे, लेकिन साथ ही साथ हम ये जोड़ना चाहते हैं कि ये फैसला अधूरा है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने तो न्याय किया, उनके समक्ष जितने भी सबूत और तथ्य प्रस्तुत किए गए, उन्होंने उसकी बिना पर जो फैसला दिया वो अपने आप में नजीर है। लेकिन उन सबूतों का क्या जो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए, ध्वस्त कर दिए गए? आज मैं उन्हीं के विषय में आपके द्वारा, आपके माध्यम से, जो गूंगी बहरी धृतराष्ट्र बनी हुई उत्तराखंड की और केंद्र की सरकार है, 2022 से लगातार जो मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रही है, वो सारे सबूतों के बारे में सिलसिलेवार आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि न्यायालय के समक्ष ये सबूत रखे ही नहीं गए। पहले दिन से इसको अंडर द कार्पेट पुश करने की कोशिश की गई। जो अंकिता के साथ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उसको रोका नहीं जा सका, लेकिन अब जो अंकिता और अंकिता के माता पिता के साथ हो रहा है उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक संवेदनशील, एक दिल रखने वाली सरकार चाहिए। मैं शुरुआत से अगर बात करूं तो अंकिता भंडारी श्रीकोट पौड़ी जिले की रहने वाली एक छोटे से गांव से आती है वो बच्ची, और 19 साल की उम्र में वो अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व हो जाती है, इसलिए क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये पता चलता है उस चिट्ठी से जो उसने अपनी मां को लिखी कि मैं रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पा गई हूं वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश में, और पहली सैलरी जब आएगी मां तो मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस यातना से वो परिवार गुजर रहा था और किस मजबूरी में उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को दहलीज पार करने के लिए इजाजत दी होगी। बहुत
आसान नहीं है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होता, वो नमक के साथ रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी बच्चियों को बाहर काम पर नहीं भेजता। इनको भेजना पड़ा, इनकी मजबूरी थी। मैं वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में अगर बात करूं तो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है विनोद आर्या, जो भाजपा का पूर्व राज्य मंत्री है, दिग्गज नेता है। उस विनोद आर्या का पुत्र है मुख्य आरोपी पुलकित आर्या। और ये जो रिजॉर्ट है वनंतरा रिजॉर्ट, ये अवैध रूप से निर्माण इसका हुआ है। निशंक सरकार में ये भूमि विनोद आर्या को लीज में दी गई थी आयुर्वेदिक दवाखाना, ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। दवाखाना तो खुला नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट खुल गया। और वनंतरा रिजॉर्ट जैसे असंख्य रिजॉर्ट खुले हुए हैं उत्तराखंड में। थाईलैंड बनने की पूरा प्रयास चल रहा है उत्तराखंड को। तो विनोद आर्या जो दर्जाधारी मंत्री थे, दायित्वधारी मंत्री थे भाजपा की सरकारों में, उनके पुत्र पुलकित आर्या और उसके दो दोस्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने इस कृत्य को अंजाम दिया। तो आप सोच सकते हैं वो अंकिता जो जिसकी आंखों ने अपने सपने देखने ही अभी शुरू किए थे, पहली सैलरी उठाना तो दूर की बात, 12-13 दिन के अंदर नौकरी एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर वो ज्वाइन करती है और 12-13 दिन के अंदर मौत के घाट उतार दी जाती है। यह सिलसिला शुरू हुआ 18 सितंबर को, जब मिसिंग हुई, अंकिता लापता हुई रहस्यमय तरीके से। और 19 तारीख को भी उसके पिता पटवारी के पास, जो कि रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर होते हैं, पटवारी के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। पटवारी बेरंग वापस लौटा देता है। 20 को फिर रिपोर्ट लिखाने जाते हैं और 20 को रेवेन्यू पुलिस ये मामला अपने पास लेती है। 20 और 21 को यह मामला रेवेन्यू पुलिस के पास रहता है, 22 को यह रेगुलर पुलिस को दे दिया जाता है। और बहुत सारे खुलासे अंकिता के व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं, जहां 17 सितंबर को, यानी कि गायब होने के एक दिन पहले, वो अपने एक दोस्त पुष्प को लिखती है कि यहां तो देह व्यापार होता है, मैं तो गलत जगह फंस गई और ये मुझसे किसी तथाकथित वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और 10,000 रुपया मुझे उसके लिए पेशकश कर रहे हैं। और वो ये भी लिखती है कि मैं घुटने नहीं टेकूंगी, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुकूंगी, मैं ये काम करने, ये गंदा काम करने यहां नहीं आई थी। तो ये सारी बातों का खुलासा उसकी व्हाट्सएप चैट से होता है। तो 18 को वो गायब होती है, 19 को पिता को लौटा दिया जाता है, 20 को रेवेन्यू पुलिस, 22 को रेगुलर पुलिस, 24 को यानी कि 6 दिन बाद अंकिता का शव मिलता है चीला नहर से। उसको नहर में फेंक दिया गया था। 6 दिन बाद शव मिलता है, लेकिन आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे। 23 सितंबर को रात 9-10 बजे वहां की यमकेश्वर की स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट अपनी अगुवाई में, वो फेसबुक लाइव में साफ दिखाई पड़ रही है और मैं अंत में आपको वीडियो सुनाऊंगी रेणु बिष्ट का, जिसमें वो स्वीकार कर रही हैं कि उनको बुलडोजर चलाने का आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला है। तो शव भी नहीं मिला बच्ची का, कि वही पोर्शन वनंतरा रिजॉर्ट का उसी पोर्शन। अब आप मुझे बताइए, एक आम आदमी के लिए क्राइम स्पॉट के साथ छेड़छाड़ करना आसान है क्या? अलाउड है क्या? क्या यह जघन्य अपराध नहीं है कि जो सील हो गया हो, जहां क्राइम हुआ हो, जहां बच्ची की हत्या हुई हो, उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, उसके साथ छेड़खानी तो छोड़िए, उतना ही पोर्शन जितने में वो रहती थी, उस पोर्शन को बुलडोजर से मैडम एमएलए साहब डिस्ट्रॉय कर देती हैं अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में, और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापित करती हैं, एक वीडियो रिलीज करती हैं धन्यवाद करने का। वो वीडियो मैं अंत में सुनाऊंगी क्योंकि उससे क्रम टूटता है। और ये है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का 24 तारीख का सुबह 9 बजे किया हुआ ट्वीट। मैं इसको कोट अनकोट करके आपको सुनाना चाहती हूं। सुबह 9 बजे वो ट्वीट करते हैं, आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात कर दी गई है। हमारा संकल्प है कि इस राज्य में जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर चलाने के लिए इनसे किसने कहा और क्यों आनन फानन में बुलडोजर चलाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। पर दूसरा सबूत, 17 दिन के गैप में 2 बार आग लग जाती है पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद इसी रिजॉर्ट में। अंकिता भंडारी का जो बिस्तर था जिसमें वो सोती थी, उस बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ निकल कर ना आए। आप सोच सकते हैं पुलिस की कस्टडी में वो रिजॉर्ट है, सबके लिए सील है, लेकिन उन दिनों की वारदात अगर हम बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत पैनी नजर बनाए हुए थे हर घटनाक्रम पर, उन दिनों
चाहे बड़ा पत्रकार हो, छोटा पत्रकार हो, या स्वयंभू पत्रकार हो, या कोई भी आम पब्लिक हो, वो सेल्फी स्टिक लेकर चहलकदमी कर रही थी रिजॉर्ट की, और कोई खून के धब्बे जमीन पर दिखा रहा था, तो कोई उजड़ा हुआ बुलडोजर से ध्वस्त किया हुआ रिजॉर्ट दिखा रहा था। तो अलाउड फॉर ऑल, नो मैन्स लैंड बना हुआ था वो। यहां पर मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी के अथक प्रयासों से जम्मू की सुप्रीम कोर्ट की एक वकील को उत्तराखंड लाया गया, उनको श्री कोर्ट ले जाया गया अंकिता के माता पिता से मिलने, और हम प्रो बोनो, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में उनका वो केस लड़ने की पेशकश की गई। लेकिन उन्होंने सरकारी वकील को चुना। कुछ महीनों बाद ही उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वकील बदलवाने के लिए अर्जी लिखी मुख्यमंत्री जी को कि ये जितेंद्र रावत जी आपने दे रखे हैं, लेकिन ये तो हमारा केस वीक कर रहे हैं, ये तो आरोपियों की तरफ से ज्यादा बोलते हैं और हमारे केस को कमजोर कर रहे हैं। खैर 1 महीने बाद उनको बदल के वकील दिया गया, अवनीश नेगी जी दिए गए। सुसाइड की तक धमकी दी माता पिता ने कि सीबीआई में मामला दीजिए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन ये सीबीआई को दिया जा सकता था। आपने देखा कलकत्ता का वो फेमस डॉक्टर की हत्या वाला केस 2 या 3 दिन के अंदर सीबीआई के पास केस चला गया। लेकिन हमारे वहां जिस केस ने पूरे देश को हिला दिया, झकझोर दिया अंदर तक, उसमें ना सीबीआई की जांच की संस्तुति की गई और ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला। 2 साल 9 महीने तो ये अभी लोअर कोर्ट में चला है। अब माता ने ठानी है अंकिता की कि मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, क्योंकि मुझे फांसी चाहिए। ये हैवानियत भरा जो कृत्य इन्होंने मेरी बेटी के साथ किया, मुझे फांसी का फंदा चाहिए इनके लिए, इसलिए मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। तो सोच सकते हैं आप वो यातना जिससे वो परिवार गुजरा है। उसके पिता ने मीडिया से कहा कि 3 गाड़ियां बदलकर मैं हर तारीख में आता था कोर्ट द्वार, हर तारीख में माता पिता उपस्थित होते थे और अपने छोटे से गांव से वो 3 गाड़ियां बदल कर आते थे। आर्थिक स्थिति की मैंने आपको चिट्ठा बताई दिया कि जो बेटी अपनी मां से कह रही है घर की टपकती छत ठीक करवाऊंगी पहली सैलरी से, तो उनकी क्या आर्थिक स्थिति होगी। जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं माता पिता, रोते रोते आंखें पथरा गई हैं। पूरा उत्तराखंड भी यही अपेक्षा कर रहा था कि इसमें फांसी की सजा होगी, क्योंकि अपराध इतना विभत्स, इतना जघन्य और इतना हैवानियत भरा था। लेकिन क्योंकि साक्ष्य और सबूत तो नष्ट कर दिए गए हैं, तो कोर्ट से हमें कोई शिकायत नहीं है। वो तो उतना ही न्याय देंगे जितना उनके समक्ष सबूत रखे जाएंगे। लेकिन यदि सीबीआई में मामला जाता तो दूध का दूध पानी का पानी होता। उस समय के डीजीपी ने भी अपने ट्वीट पर लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया है। 12 घंटे के बाद चाहे डीजीपी साहब ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। और तो और आप सोचिए कि अंकिता का जो पोस्टमार्टम कर रही थी जो टीम, 5 डॉक्टर्स की टीम थी, एक भी महिला डॉक्टर नहीं थी। और 6 दिन बाद शव मिलता है तो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है ना बॉडी फूली हुई थी, ना वाटर बॉडीज के द्वारा नोची खसोटी गई थी। आपको पता ही है अगर पानी में कोई बॉडी रहेगी तो नेचुरली कहीं तो खरोच, कहीं तो कोई नुकसान देह को आएगा, चमड़ी को आएगा, लेकिन नहीं, बॉडी जस की तस थी। तो ये भी विशेषज्ञों का कहना है कि 6 दिन बॉडी पानी में थी या नहीं, इस पर भी संशय है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इस पूरे मामले में जो रोल है स्थानीय एमएलए को, कार्रवाई या कोई आरोप तय होना तो दूर की बात, रेणु विष्ट के ऊपर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं हुई, उन पुलिस कर्मियों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। उस समय के तत्कालीन जो डीएम थे जिनसे पूछा गया कि बुलडोजर कैसे चलाया, किसके आदेश पर चलाया, मिस्टर जोगदंडे थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने आदेश नहीं दिए, लेकिन इसकी जांच करवा रहे हैं और निष्पक्ष जांच होगी, ये आपको पूरा आश्वस्त करते हैं। आज 2 साल 9 महीने हो गए, वो निष्पक्ष जांच कहां गई कुछ पता नहीं। और हमें वैसे जांच की जरूरत है नहीं, मैं सच बताऊं आपको। सवाल मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या ये सब लोग कानून से ऊपर हैं कि ये क्राइम स्पॉट के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? और आप देखिए कितनी प्रचार के लिए भूखी है ये भाजपा कि उधर फैसला आया भी नहीं था कि धाकड़ धामी के पेज से ये पोस्टर लॉन्च हो जाता है जिसमें कि पूरा का पूरा श्रेय धामी जी को दे दिया जाता है इस कठोर आजीवन कारावास के लिए। और झूठ का पुलिंदा है ये पोस्टर, क्योंकि इसकी पहली लाइन कहती है घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को भेज दिया गया जेल, जो कि खालिस झूठ है। 18 को लापता होती है बच्ची और 23 सितंबर को 6 दिन बाद वो गिरफ्तार होते हैं। इसमें कहा गया है कि परिजनों की मांग पर 3 बार बदले गए सरकारी वकील, नहीं, सिर्फ एक बार जितेंद्र रावत बदल के अवनीश नेगी दिए गए। और यह कहा गया है कि दिवंगत बेटी के भाई और पिता को दी गई सरकारी नौकरी।
और आप सोचिए कि इस पोस्टर रिलीज के 6 घंटे के भीतर अंकिता के पिता ने वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने पूछा है, धामी जी मेरी किस विभाग में नौकरी है, मुझे तो बता देते। तो इतने बड़े बड़े झूठ आप अपने मुख्यमंत्री के पेट से चला रहे हैं और प्रचार के इतने भूखे हैं कि एक तरफ बच्ची के साथ न्याय हुआ नहीं कि आप उसको उस प्रचार को नोचने खसोटने पहुंच गए। अभी अलका मैम बोल रही थी और मेरा गला सूख रहा था उन डाटाओं से, और बिल्कुल सही बात है, अक्षरशः शब्दशः मैं इस बात से सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं रह गया, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह गई। आज तो भाजपाइयों से बेटी बचाओ ये नारा ज्यादा सार्थक हो गया। इन्होंने पूरे देश की बात करी, मैं अपने उत्तराखंड की आपको बात बताती हूं। एनसीआरबी कहता है 9 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में सर्वोपरि है, नंबर 1 है। उसके अलावा 6 महीने की अगर मैं घटनाएं आपको बताऊं, मात्र पिछले 6 महीने की बता रही हूं। चंपावत का भाजपा का मंडल अध्यक्ष कमल रावत नाबालिग के साथ खेतों में छेड़छाड़ दुष्कर्म, जेल के अंदर है। सल्ट का मंडल अध्यक्ष भगत सिंह बोरा जेल के अंदर है, फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म। इनका दुग्ध संघ का लाल कुआं का अध्यक्ष दिग्गज नेता भाजपा का मुकेश बोरा विधवा मां और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन और हैरेसमेंट के केस में पॉक्सो एक्ट में जेल के अंदर बंद है। और तो और आप सोचिए, उससे दुग्ध संघ का वो कार्यभार तक वापस नहीं लिया गया, वो जेल के अंदर बोर्ड मीटिंग कर रहा है। क्या छाती पर बीतती होगी उस विधवा मां की और उस बच्ची की, जो अपने आरोपी को जेल के अंदर ये वीआईपी सुविधा मिलते हुए देख रहे हैं कि वो बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं एज दुग्ध संघ अध्यक्ष। कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती। हरिद्वार बहादुराबाद के भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य आदित्य राज सैनी 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद होली के दिन इनका रुद्रपुर का वार्ड नंबर 6 से पार्षद शिव कुमार गंगवार 2 महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट सेक्सुअल मॉलेस्टेशन करता है, जिसमें से एक नाबालिग है। और ये मैं केवल 6 महीने का बता रही हूं। अगर हम पीछे जाएं तो पीछे इनका संगठन महामंत्री भाजपा का उत्तराखंड का संजय कुमार रातों रात बैकडोर से भगा दिया गया, क्योंकि भाजपा की ही महिला कार्यकर्ता ने उसके ऊपर 3 साल तक यौन उत्पीड़न के आरोपी नहीं लगाए, वीडियो और ऑडियो वायरल कर दिए आपसी बातचीत के। कोई चारा नहीं बचा भाजपा के पास। उसको पेनलाइज करने के बजाय, उसको सजा देने के बजाय आधी रात को उसको बेदखल कर दिया उत्तराखंड से। और उस पूरे केस में वो जब पीड़िता महानगर अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल के पास जाती है, उन्हीं की महिला कार्यकर्ता की संगठन महामंत्री ने मेरा उत्पीड़न किया 3 साल, तो आप जानते हैं विनय गोयल क्या कहते हैं? प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। ये विनय गोयल के शब्द हैं, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएंगे, जो कि वहां के समाचार पत्रों में बड़े बड़े अक्षरों में छपे थे कि भाजपा का देहरादून का महानगर अध्यक्ष, तत्कालीन महानगर अध्यक्ष, 2018-19 की घटना है, वो कहता है प्रचारकों की भी शारीरिक नीड होती है। और यही नहीं रुकता, वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में मेंटली प्रिपेयर होकर आनी चाहिए। वो कहता है अच्छे घर की महिलाएं राजनीति में आती नहीं, और जो आती हैं वो मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं कि उनके साथ ये सब होगा। ये मानसिकता है भाजपा की। इनका द्वाराहाट का पूर्व विधायक है महेश नेगी, उसके ऊपर एक वही द्वाराहाट की महिला आरोप लगाती है कि मेरी ये 2 साल की जो बच्ची है ये विधायक महेश नेगी की है, डीएनए जांच करा लीजिए, नहीं निकली तो सूली पर टांग दीजिएगा। आज 6 साल बाद डीएनए जांच तो नहीं हुई भाई साहब, लेकिन महेश नेगी को क्लीन चिट मिल गई। ये हालात हैं उत्तराखंड के। इसीलिए मैंने कहा कि इनकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, आज भाजपाइयों से बेटियां बचाने की जरूरत है। क्योंकि उत्तराखंड में तो ये जो दुष्कर्म और बलात्कार तो छोड़िए, किसी तरह का कोई अपराध हो रहा हो उसमें संलिप्तता डबल इंजन वाली धाकड़ धामी की सरकार की जरूर, कार्यकर्ताओं की जरूर है। चाहे भ्रष्टाचार हो रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले हो रहे हो, चाहे बलात्कार हो रहे हो, चाहे नाबालिगों के साथ दुष्कर्म हो रहा हो, हर जगह भाजपा व्याप्त है। घर घर भाजपा, शायद इसी का मतलब था नारे का मतलब। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं गरिमा जी की बात को आगे बढ़ाकर, एक वीडियो है, ये जैसे ही फैसला आया है धामी सरकार ने दिलाया 29 सितंबर 2023 का वीडियो है। 29 सितंबर 2023, लगभग 2 साल पहले का ये वीडियो है। आप देखिएगा इस वीडियो में, ये हमारी ज्योति रुतेला जी उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं।
इन्होंने पूरी महिला कांग्रेस के साथ 29 सितंबर 2023 को अपने केश, अपने बाल, एक महिला के लिए ये छोटी बात नहीं होती, अपने पूरे मुंडन करवाए। पूरी तरह से इस मामले को जो सरकार दबा रही थी, वो सरकार उस मामले को दबाए ना। ज्योति रुतेला जी और पूरी महिला कांग्रेस ने अपना सर मुंडवाया और तब जाकर, माफी चाहूंगी, मीडिया को सबको लगा कि ये कुछ दिखाने लायक है, इसको थोड़ा दिखाया जाना चाहिए। और उस मामले में 2 साल तक पुलिस की लाठी, जो 2 साल आंदोलन चला, इनके पेट तक में पुलिस ने 2 साल लगातार आंदोलन छोड़ा नहीं। और आज की ये तस्वीर है, ये अपराधी पकड़ा जाता है बेशर्मी के साथ। देखिए, मुस्कुराते हुए धामी जी कह रहे हैं न्याय दिलाया। ये आपके भाजपा का नेता का बेटा, जिसे आप कहते हैं दोषी करार दिया है, वो मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए जेल जा रहा है। और क्यों? क्योंकि उसे पता है जिस तरह से मुजफ्फरपुर का ब्रिजेश ठाकुर उम्र कैद की सजा के बाद आज सब बरी कर दिए गए, जिस तरह से बिल्किस बानो के अपराधियों को आप बाहर ले आए, लड्डू खिलाए, हाथ डाले, उसी तरह इन्हें भी विश्वास है, जो मुस्कुराते हुए जेल में जा रहा है आज अपराधी, कि हम भी बाहर आ जाएंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये एक दबाव है राजनीति का, जिसके तहत हमें जेल जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये काफी नहीं है। काफी क्या है? काफी फांसी है। सांसें रोकनी होंगी इनकी। इन अपराधियों को फांसी के तख्तों पर जब तक झुलाकर इनकी सांसें नहीं रोकी जाएंगी, हमारी नाबालिग बेटियां इसी तरह शिकार होती रहेंगी। आपके सवालों का आधे मिनट का 2 वीडियो आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसमें कि विधायक रेणु बिष्ट खुद कह रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री के आदेश थे ध्वस्त करने के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से उस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने का सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। तो मैं आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे भी आए और उन्होंने सबने सहयोग दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे ज्यादा मैं माननीय मुख्यमंत्री का देती हूँ, जिन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया, इसके आदेश ध्वस्त करने के आदेश दिए। लेकिन क्या ये सब कुछ बिना पुलिस? अब आप सोचिए कि क्रिस्टल क्लियर है। और मैं एक वीडियो मैम आपकी परमिशन से और चलाऊंगी, जो उनके पिता ने रिलीज किया है इस पोस्टर के बाद कि मेरी सरकारी नौकरी कहाँ लगी है। जय मां माता देवी मंदिर से कर रहे हैं। मैं आया और देखा भी है कि कुछ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और मीडिया के लोग हैं, वो ये आभार चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अंकिता भंडारी के पिता और भाई को सरकारी नौकरी दे दिया था। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे लड़के को सरकारी नौकरी दी तो किस विभाग में दी, और अंकिता भंडारी के पिता को सरकारी नौकरी दी तो किस विभाग में दी। ये अंकिता भंडारी के पिता स्वयं पूछ रहे हैं कि मुझे नौकरी किस विभाग में मिली है, बताइए, जो आप ये झूठा चला रहे हैं अपने पेज पे। धामी जी, आपने ये वीडियो सुना पिता का, और आपका जो सरकारी विज्ञापन श्रेय लेने का है, उसमें आपने इस बिंदु में कहा है आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको अंकिता भंडारी के पिता से, परिवार से, उत्तराखंड से माफी मांगनी चाहिए। और इस झूठे बयान, झूठे विज्ञापन, झूठे दावों पे हम कहते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत धामी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। वीआईपी का भी खुलासा नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, अब अगले एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात हो रही थी। आपके सवाल इसी से संबंधित। ये लगातार सवाल अंकिता भंडारी केस में रहे कि भाई वो वीआईपी कौन है, क्या किसी पार्टी से उसका संबंध है, और अब सजा भी हो गई है, लेकिन इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं आ पाया। मैंने जैसा कि कहा कि स्वागत है न्यायालय की इस फैसले का, क्योंकि न्यायालय को जो बताया और दिखाया गया उस आधार पर तो न्यायालय ने सही फैसला दिया है, लेकिन इसकी जांच का दायरा व्यापक होना चाहिए था। हम यही कह रहे हैं, हम इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो उसकी चैट में क्लियरली वो लिख रही है कि किसी तथाकथित वीआईपी के आने की यहां बात हो रही है और मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसको एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, यानी कि सेक्सुअल सर्विसेज देनी है,
और 10,000 की पेशकश हो रही है उसके बदले। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ कि अंकिता तो चली गई, उसको तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन अंकिता इस पूरे प्रकरण में उत्तराखंड का मस्तक जो है इतना ऊंचा कर गई, वो पूरे देश और दुनिया में ये संदेश दे गई कि उत्तराखंड की महिला अभिमानी होती है, स्वाभिमानी होती है और अपनी अस्मिता के साथ किसी भी प्रलोभन में या किसी भी दबाव में वो नहीं सरेंडर करती। ये एक सिल्वर लाइनिंग इस केस में जरूर आई है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का माथा 56 इंच का सीना हो गया है। और वीआईपी की जहां तक आपने बात कही, वो सफेद पोश है। उस वीआईपी के लिए भी अंकिता के पिता ने एक चिट्ठी लिखी आत्मदाह की धमकी देते हुए, दूसरी चिट्ठी लिखी वकील को बदलने के लिए, तीसरी चिट्ठी लिखी वीआईपी मुझे संशय है, शंका है कि वीआईपी आपके दल का कोई सफेद पोश है। उन्होंने तो नाम भी लिया था, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि पुख्ता कोई सबूत हमारे पास है नहीं। चरित्र बनाने में वर्षों लगते हैं, बिगाड़ने में तो एक सेकंड में चरित्र बिगाड़ा जा सकता है। तो मैं चरित्र हनन नहीं करना चाहती, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती। वो उनका लेटर जो है वो सार्वजनिक है, वो गूगल में आप ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे तो पिता का चिट्ठी मिल जाएगी। और चिट्ठी में वो साफ तौर पर नाम लिख रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता का नाम है। और सारी कवायद जो ये पहले दिन से मैं कह रही हूं सबूत और साक्ष्य नष्ट किए गए, वो इसी वजह से क्योंकि भाजपा का दामन एक बार पुनः संजय कुमार के बाद अब फिर से दागदार होने को था। में एक और मामला ब्रजभूषण शरण का तस्वीर पूर्व भाजपा के सांसद की है। इस मामले में भी आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार किया और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर नहीं की थी। विनेश फोगाट और हमारी पहलवान बेटियों की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली पुलिस को लगाई गई फटकार के बाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं। इस पूरे मामले में एक नाबालिग बेटी ने भी अपनी शिकायत की थी, पोक्सो कानून के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। आज पता लगता है कि दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जिसने शिकायत लेने से एफआईआर करने से मना कर दिया था, उस दिल्ली पुलिस ने जो है क्लोजर रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, इस मामले में कुछ नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं, जिस देश में पुलिस पीड़िता नहीं सरकारों के साथ दबाव में काम कर रही हो, समय पर सबूत ना जुटा कर ना पेश करती हो, जिसका लाभ अदालतों में अपराधियों को मिलता है, तो आप सोच सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं ये बड़ी एक चेतावनी, रेड अलर्ट मैं कहूं, खतरे के निशान से ऊपर भारत जा चुका है। भारत बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहा है। आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद।